नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज पुनः हमारा प्रथम पाठ चल रहा है अभी, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। आज का हमारा प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता का परिचय भाग 2। हमारा पहला पॉइंट, बीसी व एडी से क्या तात्पर्य है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। देखिए ये है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, उसे कहते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। दूसरा है एडी। एडी को क्या कहते हैं, ए और डी। एडी का तात्पर्य है, ए का मतलब एनो और डी का मतलब होता है डोमिनी। डोमिनी, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही माना जाता है। अब दूसरा आता है पुरावस्तुओं की पहचान। मोहनजोदड़ो सभ्यता जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में ऐसे कौन कौन से वस्तु थी जिनकी पहचान पुरातत्व वैज्ञानिकों ने की है। अर्नेस्ट मेके एक पुरातत्व वैज्ञानिक है जिन्होंने मोहनजोदड़ो में सन 1937 में 2 ऐसे पत्थरों की खोज की जिससे पता चला कि वे पत्थर वास्तव में काम में लिए जाते थे। अब वे कौन से ऐसे पुरातात्विक स्थल के पत्थर थे। 2 पत्थर थे, जिनमें एक को तो हम वर्तमान समय में अभी भी कहते हैं घट्टी, जिससे हम अनाज पीसते हैं। एक पत्थर मिला है अनाज पीसने का, जिसको हम घट्टी कहते हैं, जिसमें दालें डाल कर घट्टी पीसी जाती है। घट्टी घुमाते हैं, जैसे बढ़िया बनाते समय हम वो घट्टी से पीस पीस के बढ़ियों का लेप तैयार करते हैं, फिर उससे बढ़िया बनाते हैं। जिस दालें दलते हैं, मूंग दलते हैं, तो वो घट्टी होती थी एक तो, और दूसरा होता था सिलबट्टा, जिस पे हम अनाज पीसते थे। जैसे धनिया की चटनी सिलबट्टे पर पीसते हैं, तो इसी प्रकार अनाज पीसने और भोजन तैयार करने के 2 पत्थर मिले थे। इन 2 पत्थरों में से एक पत्थर को रसोई में खाना बनाने के लिए काम में लिया गया था, जिसे हम वर्तमान में सिलबट्टा कहते हैं। उस समय सिलबट्टे को सालन पत्थर कहा जाता था। सिलबट्टे को सालन पत्थर कहा जाता था। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। अभी जैसे मैंने बताया, मोहनजोदड़ो सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा है, और दूसरा मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ हम मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं में पहला आता है दुर्ग। दुर्ग कहाँ बनता था, कैसा होता था। दुर्ग तो बहुत बड़ा होता था, और कहाँ बनता था, दुर्ग को गढ़ भी कहते हैं। दुर्ग को गढ़ भी कहा जाता है। और ये जो गढ़ होते थे हमेशा गढ़ी वाले भागों में ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। इस दुर्ग में राजा रानी, उनके पुत्र, उनकी संतानें, उनके प्रशासक, उनके प्रधानमंत्री, जो भी सैनिक वगैरह, ज़्यादातर वो सारे गढ़ी वाले स्थानों में ही रहा करते थे। अगला आता है निचला नगर। निचला नगर कहाँ होता था। देखो, दुर्ग तो हमेशा पश्चिम में बनाया जाता था, पश्चिमी भाग में दुर्ग बनाए जाते थे, लेकिन निचले नगर जो होते थे वो हमेशा पूर्वी भागों में ही बनाए जाते थे। निचला नगर पूर्वी भाग में स्थित होता था।
जहाँ पर आम सामान्य जनता निवास करती थी। अब आता है ईंटों का अनुपात भी बताया गया है मोहनजोदड़ो सभ्यता में। ईंटें होती थी 1:2:4, 1:2:4 की साइज की ईंटें होती थी। ईंटों का उपयोग गढ़ यानी राजा का दुर्ग बनाने में, निचले भाग में जो आम सामान्य जनता निवास करती थी उनके घर भी ईंटों के बने होते थे। विशाल स्नानागार, अन्नागार, पाठशाला है, कुआं है, कई ऐसे भवनों का निर्माण ईंटों द्वारा ही किया जाता था। और मोहनजोदड़ो सभ्यता में पक्की ईंटें काम में लेते थे। ईंटें कैसी होती थी? पक्की होती थी। विश्व की ऐसी ये प्रथम सभ्यता है जिसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। अब आता है गलियां व सड़कें। गलियां चौड़ी चौड़ी होती थी, सड़कें भी चौड़ी चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियां भी चौड़ी होती थी और सड़कें भी चौड़ी चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? 9 से 34 फीट सड़कों की चौड़ाई मानी गई थी। अब देखिए नालियाँ। मोहनजोदड़ो सभ्यता में नालियों की भी अच्छी खासी व्यवस्था थी। जल निकास प्रणाली, नालियाँ कहाँ होती थी? जल निकास प्रणाली, यानी जो घर बने हुए होते थे ना, उन बने हुए घरों में अब अंदर जैसे यहाँ पर स्नानागार है, अगर लोग स्नान करते थे तो घर के अंदर से ही नालियों की व्यवस्था होती थी। ये नालियाँ घर के बाहर, घर भी पास पास में होते थे, घर के बाहर यहाँ पर आकर सारा गंदा पानी उड़ेल देती थी। फिर पानी बहता बहता आगे तक जाता था। नालियों में से ये पानी आगे तक बहता बहता जाता था। हो सकता है साथ में कचरा भी बहता बहता जाता हो। जब कचरा आगे बहता बहता जाता था तो कचरे के लिए बीच में चैम्बर बना होता था जिसे शोर्त गर्त कहा जाता है। सारा कचरा खड्डे में इकट्ठा हो जाता था और पानी बहकर आगे चला जाता था। याद रखना, नालियाँ खुली नहीं होती थी, नालियाँ सब ढकी हुई होती थी, बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई नालियाँ होती थी। नालियों की भी सुनियोजित व्यवस्था थी ताकि चारों तरफ गंदगी न हो। जब लगता था कि नाली पूरी ब्लॉक हो गई है, कचरा फंसा हुआ है, पानी आगे जा नहीं रहा है, तो इस चैम्बर यानी खड्डे के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगा होता था। यहाँ से वो पत्थर हटा दिया करते थे, सारा कचरा इस खड्डे में से निकालते थे, इस खड्डे को साफ करके वापस इसके ऊपर पत्थर से इस नाली को ढक दिया करते थे। फिर वापस वो पानी आगे तक की तरफ बहने लगता था। तो इस प्रकार सुनियोजित नालियों की व्यवस्था हुआ करती थी। अब आता है गृह स्थापत्य। घर कैसे होते थे? ये देखिए, गृह स्थापत्य में घर पास पास में बने होते थे। ठीक है, अब जैसे ये बड़ा सा घर है, इसमें कैसी व्यवस्था होती थी? बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था, लाइन से चारों तरफ कमरे होते थे, एक तरफ रसोई घर होता था, एक तरफ बैठक कक्ष होता था, बाहर बहुत बड़ा बरामदा होता था। इधर नालियों की भी इस तरफ से जैसे नालियों की व्यवस्था होती थी। घर के बाहर सारी नालियाँ एक दूसरे घरों से जुड़ी हुई होती थी। घर में इतना बड़ा ये मेन जिसको हम चौक बोलते हैं, ये चौक की व्यवस्था होती थी। पुरातन प्राचीन समय में घर ऐसे ही बनाए जाते थे। वर्तमान में जो घर बनते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं। आजकल के लोग तो घरों में चौक रखते भी नहीं हैं। पहले के लोग बरामदा अलग रखते थे, चौक अलग रखते थे। तो इस प्रकार के घर बनाए जाते थे। अब आता है स्नानघर व अन्नागार। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता में विशाल स्नानघर और अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। स्नानघर भी देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानघर प्राप्त हुआ है। अब ये स्नानघर जो होता था, उसके अंदर उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी। ये देखिए, ये 3 तरफ अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ऊपर की तरफ 3 तरफ बड़े बड़े बरामदे होते थे। अब यहाँ पर स्नान करने का काम होता था और सारा गंदा पानी एक तरफ, यहाँ पर छोटी सी नाली होती थी, जिस तरफ ढलान होगा पानी भी उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर स्नान करने के पश्चात सारा पानी बहकर नाली की तरफ बाहर निकल जाया करता था। फिर ये जो ऊपर 3 बरामदे दिए गए हैं, इन बरामदों में कपड़े सुखाने का काम किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में 8 और भी बहुत बड़े बड़े विशाल स्नानघर प्राप्त हुए हैं।
अब आता है अन्नागार कैसे होते थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता में विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार जो होते थे ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। ये 6-6 की पंक्तियों में बनते थे। हर अन्नागार के जैसे 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन सभी के बीच में 23 फुट की दूरी होती थी। ऊंचे गड़ी वाले स्थानों पर बनाए जाते थे। एक दूसरे से टच करते हुए नहीं बन रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से टच करते हुए बनते तो एक दूसरे के भंडार कक्ष में सीलन आने की समस्या रहती। इतने जगहों में एक दूसरे के जो घर भी जुड़े हुए होते हैं ना, तो हम भी देखते हैं हमारे घरों में सीलन की समस्या रहती है। अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते तो सीलन आने के कारण अंदर भंडार कक्ष में रखा हुआ अनाज खराब हो जाया करता था। इसीलिए इन अनाज के भंडार कक्ष को अलग अलग एक दूसरे से जुड़ते हुए नहीं बनाया गया। इनके बीच में 23 फुट की दूरी हुआ करती थी ताकि अनाज खराब नहीं हो, अनाज में फफूंद नहीं लगे और भंडार कक्ष में भी सीलन की समस्या नहीं हो। धन्यवाद।